सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मेगा लकी ड्रॉ के ही विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि ये योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार की पारदर्शी नीतियां और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस अवसर पर विजेताओं में उत्साह और खुशी का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही, क्योंकि आप सभी ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा आप सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ सिर्फ पुरस्कार वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और आप सभी ने एक सजग नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है 1888 में। तो एक बड़ा ये नंबर है भाइयों बहनों। वर्ष 2022 में हमने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की थी। ये केवल एक इनाम प्रदान करने की योजना मात्र नहीं है, बल्कि एक नवाचार है। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में नवाचार करने पर उन्होंने विशेष उनका आग्रह रहता है कि हर क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो यह भी एक नवाचार था जिसके द्वारा हमने जन भागीदारी को ये राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया था। और हम चाहते थे कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड की विकास यात्रा का सहयात्री बने, उस विकास यात्रा में साथ साथ चले। आज 3 वर्षों में बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने जो जागरूकता पैदा की है वो अत्यंत सराहनीय है। और राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों हजार लोगों ने इस योजना में प्रतिभाग किया है और जनता में समझ बनी है कि प्रदेश के विकास में प्रत्येक बिल एक योगदान है। और ये योजना आज जहां एक और उपभोक्ता जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, वही उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के बीच साझेदारी साझा करने का प्रतीक बनकर भी उभरी है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ने के साथ ही व्यापारी भाइयों को भी इससे सहूलियत हुई है, उनको भी आसानी हुई है। भाइयों बहनों, हम अगर किसी भी देश की बात करते हैं तो और उसमें से विकास की बात जब भी आती है तो उसमें व्यापारी वर्ग का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और बिना व्यापारी वर्ग के योगदान के आज हमारा राष्ट्र विश्व की जो आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री जी जब भारत आए थे, अपने साथ एक बड़ा अर्थशास्त्रियों का समूह भी लेकर आए थे और उन्होंने उसके बाद कहा कि भारत बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और इसमें हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पिछले 11 वर्षों की बात करें, व्यापार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया विश्वास पैदा करने का देश के अंदर प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को प्रोत्साहन, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन भी मिला है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
और व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से राज्य में निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में राजकोषीय अनुशासन को भी मजबूती से स्थापित किया है। इसी का परिणाम है कि राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में हम सफल रहे हैं। हमारा सरप्लस बजट आया और हमारे इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। और हाल ही में जारी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड पूरे देश में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि हम केवल आर्थिक मजबूती की दिशा में ही नहीं, बल्कि हम सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक जिम्मेदार राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि राजस्व वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक विश्वास की प्रक्रिया है। जब जनता सरकार पर भरोसा करती है और जनता के साथ पारदर्शी तरीके से सरकार व्यवहार करती है, तो विकास की गति अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। विकास तेजी से दौड़ने लगता है। यही कारण है कि हमने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बन सके। और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश के आप जैसे सभी जागरूक उपभोक्ताओं के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में हम नवाचार कर रहे हैं। पिछली बार जिस दिन हम लकी ड्रॉ निकाल रहे थे, मैंने उस दिन आप सबसे खनन क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं, राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी। और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं, पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी प्रत्येक खरीदारी पर बिल मांगकर लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर राज्य की उन्नति में, राज्य की गति में अपना योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका बिल राज्य का बल है और आपका योगदान उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। आज आप सभी विजेता केवल इनाम जीतकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी का संदेश भी यहां से साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में और भी आने वाले समय में अनेक नवाचारों को स्थापित करने में, सुशासन स्थापित करने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। अनेक सारे नवाचार हमने किए हैं। अभी मैं एक दिन यहीं पर सोशल मीडिया के साथियों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उनसे उस दिन कहा कि एक बार मैं अपने सोशल मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो नवाचार, जो निर्णय, जो नीतियां पहली बार हुई हैं, उसका भी एक बार आकलन करें
कि वो कितनी है, तो उसमें से एक नवाचार हमारा ये भी है, जो बिल लाओ इनाम पाओ योजना है, वो भी इस नवाचार का एक हिस्सा है। तो मैं एक बार फिर से इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बिल लाओ इनाम पाओ योजना के सभी विजेताओं को। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में ही मनरेगा कर्मकारों के पंजीकरण का विधिवत शुभारंभ किया है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को केंद्र में रखते हुए कार्य कर रही है और इस पंजीकरण से ही मनरेगा श्रमिक उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों का कल्याण और उद्योगों को प्रोत्साहन दोनों समान रूप से हो। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम वो धाम जहां पर पहुंचते ही श्रद्धा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और आस्था में ही हाथ जोड़ देती है। दोपहर 2:56 पर जब बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद हुए तो पूरा धाम ही भक्ति भाव और विशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठी। सेना के बैंड की धुनें, जय बद्री विशाल के उद्घोष और हजारों श्रद्धालुओं की नम होती आंखें सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच रहे थे जिसे शब्दों में बांटना कठिन है और पर महसूस करना हर व्यक्ति उसे जीवन भर याद रखेगा अगर वो महसूस करता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। होली में मौजूद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट एक बार फिर 6 महीने के लिए बंद हो गए। दोपहर 2:56 वो पवित्र समय जब मंदिर के कपाट मंत्रोच्चारण, पूजा विधि और सैन्य बैंड की गूंजती धुनों के बीच शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। मंदिर परिसर में मौजूद हजारों श्रद्धालु कभी जय बद्री विशाल के उद्घोषों में अपनी भावनाएं उड़ेल रहे थे तो कभी नम आंखों से अंतिम दर्शन कर रहे थे। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आस्था, परंपरा और भावनाओं का ऐसा संगम था जिसे आंखों से अधिक दिल महसूस कर रहा था। बद्री धाम, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे प्रमुख और पवित्र धाम है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां वे बद्री विशाल के रूप में विराजमान हैं। इस साल 4 मई को बद्री धाम के कपाट खोले गए थे। वहीं 25 नवंबर को विधि विधान के साथ 2:56 पर कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान तकरीबन 5000 से अधिक श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने। साल 2025 बद्रीनाथ धाम कई मायनों में यादगार रहा। इस साल लगभग 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। चाहे उत्तराखंड की कथित पहाड़ियों के बीच अचानक बदलता मौसम हो या लंबी दूरी, आस्था के आगे हर बाधा छोटी साबित हुई। यात्रा के दौरान व्यवस्था भी बराबर प्रशंसा पाती रही। बेहतर सड़कें, रोबोटिक ट्रॉलियां और स्मार्ट मेडिकल सहायता, लाइव ट्रैफिक अपडेट, तीर्थ यात्रियों के लिए डिजिटल सहज दर्शन सिस्टम ने यात्रा को और भी सुगम बनाया। सैकड़ों भक्तों ने हमेशा साझा किया कि बद्रीनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल शीतकाल में क्यों बंद किए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम और हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यताएं भी हैं। नवंबर के बाद बद्रीनाथ क्षेत्र में इतनी भीषण ठंड और बर्फबारी होती है कि वहां रहना लगभग असंभव हो जाता है। तापमान कई बार 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में भक्तों और पुरोहितों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। साथ ही मान्यता है कि शीतकाल में भगवान बद्री विशाल अपने शीतकालीन धाम पांडुकेश्वर में निवास करते हैं। उनकी गद्दी श्री कुबेर जी और श्री उद्धव जी की गद्दी भी यही विराजमान रहती है। यहीं से समस्त धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती रहती है। देवभूमि का हर नियम प्रकृति से जुड़ा है। कपाट बंद होना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल की भावना है। जब पहाड़ विश्राम करते हैं, तब देवता भी विश्राम करते हैं। कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन आस्था नहीं। दर्शन थम गए हैं, लेकिन भक्ति नहीं।
पहाड़ मौन हो गए हैं, लेकिन मन नहीं। साल 2025 का अध्याय समाप्त हो चुका है, पर अगले वर्ष फिर वही उत्साह, वही उमंग, वही दिव्यता लौटेगी। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कपाट बंद होना एक रिवाज है, विश्राम का और प्रतीक्षा का। साल 2025 की यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन भक्तों के मन में एक ही भाव गूंज रहा है, हे बद्री विशाल, अगले वर्ष फिर बुलाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाएगी और बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस अवसर पर ही सभी विद्यालयों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी आयोजित किया जाएगा। वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जिसे बच्चों और युवाओं तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पदयात्रा भी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की भावना को और मजबूती मिले। भारतीय जनता पार्टी कल संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूंकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं, उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा वो संविधान दिवस के अवसर पर होगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ने अधिकारियों से शहर की सीवर लाइन की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने अनारक्षित क्षेत्रों को ही आरक्षित करने के लिए ही योजना और प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पूरे शहर की ही मैपिंग करते हुए कहा गया है कि संपूर्ण देहरादून में ही सीवर लाइन की लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हल्द्वानी में ही अटल मार्ग, ट्रक और सीवरेज योजना और इसके साथ ही साकेत कॉलोनी, कनाल रोड सीवर नेटवर्क परियोजना को संतुलित प्रदान किया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार अब केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए नहीं, बल्कि साफ सफाई व्यवस्था के लिए भी मॉडल जिले के रूप में पहचाना जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ही जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्वच्छता व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया है और सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया है कि धर्मनगरी को स्वच्छता के मामले में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ही प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके तहत ही स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए बहुविभागीय अभियान शुरू किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक बृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज छठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम, जिला पंचायत, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है, उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, बड़ी लुड़की के हों, हरिद्वार के हों या अन्य हमारे जो मेन टाउन्स हैं, वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा और हाईवे के अलोंग जो सफाई व्यवस्था है वो बेटर और की जाएगी। आंतरिक मार्ग जो गाँव के हैं या फिर जहाँ बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था
बेहतर की जाएगी, जहाँ जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर है। और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जगह 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 जहाँ पर कूड़े की शिकायत आती है, या फिर जैसे सिडकुल का एरिया हो गया, बहादुराबाद का एरिया हो गया, जो बाहर पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था की जा रही है। बीएचईएल के साथ भी इसमें बैठक की गई है, उनको भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि बीएचईएल के अंदर जितना एरिया है उसमें भी प्रॉपर झाड़ी कटान, साफ सफाई व्यवस्था, सौंदर्यकरण चौराहों का जो काफी उन्होंने टेकअप कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी जल्दी पूर्ण किया जाएगा। रामनगर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कोतवाली में आत्मसमर्पण किया और उन्हें हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद स्कूटी पर आकर पुलिस के समक्ष पेश भी होना पड़ा। जोशी पर आरोप है कि उन्होंने भैंसे के मीट को ही गाय का मांस बताकर लोगों को उकसाया और एक ड्राइवर से मारपीट की। घटना के बाद ही उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे और जिस पर पुलिस ने लाठी फटकार भी लगाई है और इसके साथ ही मामले को नियंत्रण में किया है। जोशीपुर में ही मंडल अध्यक्ष रह चुके और पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं और पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जो जारी है, सभी कानून कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्य कोषागार में ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने पेंशन जागरूकता और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी पेंशनरों ने सम्मानित भी किया गया है और इसके साथ ही शिविर के ही दौरान जिलाधिकारी ने जिला योजना से ही 25 लाख की लागत से निर्मित नव स्थापित आरोहण सभागार का लोकार्पण किया। इसके अलावा ही मुख्य कोषागार में ही 10 नए कंप्यूटर लगाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे तकनीकी सुविधाओं को और मजबूत किया जा सके। और इस मौके पर ही जिलाधिकारी ने कहा कि कोषागार में ही आने वाले बुजुर्ग और पेंशनरों को भी सम्मान के साथ ही उनका अधिकार मिलना चाहिए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में ही शामिल दिवाकर भट्ट का हरिद्वार में मौजूद तरुण हिमालय आवास में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। दिवाकर भट्ट की राज्य आंदोलन में ही भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। वे पहाड़ की आवाज को मजबूती से उठाने वाले नेताओं में गिने जाते थे और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी पहचान एक सम्मानित संदर्भ के रूप में थी। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है और कई संगठनों और नेताओं ने ही दिवाकर भट्ट के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए